नमस्कार साथियों, देखिए आज आप लोगों का 26 फरवरी है और 26 फरवरी को हम लोग आज से नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं 100 दिनों की। और जो 100 दिन हो गए इसमें आपको 2024 का मेंस आमफा राइटिंग कराएंगे जो पीसीएस को आपको देना है। माना ही जा रहा है कि इसी वीक या नेक्स्ट वीक में आप लोगों का 2024 का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा आपका, सॉरी प्री का, कि कितने लोगों को आपको मेंस देना है। तो आपको चलो हम यहाँ पर एक नई फ्री लॉन्च करने जा रहे हैं। 259 रुपये में है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके आप बैच को ले सकते हैं। 100 दिनों का बैच रहेगा, ठीक है। चलिए, और इसमें प्रत्येक आंसर आपको बताया जाएगा, कहाँ पर कमी है, कौन कौन सी है, बहुत अच्छे तरीके से। उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन को लिखना कैसे। देखिए, लिखने से पहले आपको मैं बता दूं, लिखने से पहले आपको इंट्रो लिखना होगा, उसके बाद बॉडी, और बॉडी के बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख कर के क्वेश्चन को समाप्त करना है। अब आपको देखना ये है कि अगर 125 शब्दों में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसको रीड करना है, या 200 शब्दों में जो पूछा जा रहा है इसको रीड करना है। यानी कि 2 शब्दों में लिखना है या आपके 125 शब्दों में लिखना है। 125 शब्दों में लिखना होगा तो हमारा जो इंट्रो होगा वो छोटा होगा। बॉडी में हम प्रयास ये करेंगे डायग्राम और फ्लो चार्ट का ज़्यादा सहारा ले, और लास्ट में वे फॉरवर्ड। 200 शब्दों में लिखना है तो इंट्रो थोड़ा बड़ा होगा, बॉडी में थोड़ा थ्योरी पार्ट, और आपका डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट, और लास्ट में वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासत के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। देखिए, अगर आपको टेलीग्राम में दिक्कत हो रही हो तो हमारे 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया, सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस थोड़ा सा इसमें इंट्रो लिख दिया। अब देश की आज़ादी में योगदान के साथ साथ पटेल ने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया। इसके साथ रियासतों के एकीकरण में, देश के शासन की भूमिका में, आंतरिक शांति स्थापित करने में, विदेशी मामलों तथा तटस्थता की नीति अपना करके इन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया। आदि अनेक कारणों से भारतीय एकीकरण के सपने को क्या किया, साकार किया। इतना लिख देंगे। उसके बाद चूंकि आज़ादी के समय भारत में लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से आपने देखा होगा 3 रियासतें ने भारत में विलय होने से मना कर दिया। रियासतें कौन कौन से मैप में दर्शा देंगे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और आपके जूनागढ़। अब इसमें अगर पूछा जाए, जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र द्वारा जोड़ा गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार पटेल का भारतीय रियासतों में महत्वपूर्ण क्या था, योगदान था। बहुत कठिन नहीं है, डेली प्रयास करिए, बहुत अच्छे से आप आंसर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ जीएस पेपर 3 का है, ये भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। चालू खाता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय क्यों है। देखिए, दोनों एक चीज़ समझिए, जो भुगतान संतुलन होता है, एक देश में संस्थाओं या बाहरी देशों के बीच एक समय का विवरण होता है। भुगतान संतुलन में भी सभी आर्थिक लेन देन शामिल होती है, जिनमें माल, सेवाएं आदि को हस्तांतरण शामिल होता है। ये हो गया भुगतान संतुलन। अब यहाँ पर जो चालू खाता क्या होता है, एक विशेष समय के दौरान वस्तुओं सेवाओं से संबंधित लेन देन चालू खाते में क्या होता है, क्रेडित होता है। इसके अंतर्गत आयात निर्यात हो गया, आय प्राप्तियां तथा भुगतान को भी शामिल किया जाता है। पूंजी खाता क्या होता है, पूंजी खाते के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। पूंजी खाते में के अंतर्गत देश या विदेशों के मध्य ऋण या निवेश आदि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में जो चालू खाता है, चालू खाता तो भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। चालू खाता में कमी होने से स्टॉक मार्केट, अर्थव्यवस्था में लोगों का निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विदेशी निर्भरता अधिक होनी। चालू खाता में कारण क्या होगा, ये समझिए कि हम लोग आयात ज़्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे। यहाँ पे दूसरी चीज़ों को भेजेंगे कम, बाहर मंगाएंगे ज़्यादा, तो क्या होगा, डिफिसिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भारत में विदेशी, देखा होगा, भारत में चालू खाता ऋणात्मक स्थिति में है। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद देखिए, मुद्रा का कमजोर हो जाना है, अतः भारत को निर्यात बढ़ावा देकर आयात में प्रतिस्थापित कर बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में निवेश जैसे उपायों को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऐसे हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे
जो हमारा जीएस पेपर 4 का है, इथिक्स का पेपर, नीति शास्त्र का। नैतिक निर्णय लेने में जब कानून, नियमों और अनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय तथा मार्गदर्शक की चर्चा करना है। एक चीज़ समझिए, नैतिक निर्णय होता क्या है। आप जैसे आपने सोचा होगा कि मान लो जैसे कोई दुर्घटना हो गई आपके समय में, तो अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, भैया क्या करो, इसकी मदद कर दो, है ना। ये अंतरात्मा नैतिक आ गया ना। और दूसरे नंबर पर आप पुलिस अधिकारी हैं मान लो, और पुलिस अधिकारी में आप एक चीज़ समझिए, ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, नैतिक निर्णय है कि नहीं। वहाँ पर वो क्या करता है, सुनिश्चित करता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो ये सामाजिक कार्य हो गए, ये अंतरात्मा की आवाज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए एक पॉइंट इसमें और समझ लेना। इस प्रकार नैतिक निर्णय व्यक्ति को सही गलत में अंतर करके व्यक्तिगत विश्वासों को मूर्त रूप देता है। नैतिक निर्णय में कानूनी नियमों के अंतर्गत विश्वसनीयता, जैसे आपने देखा नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति सही और गलत में अंतर ही स्थापित कर सकता है। जवाबदेही हो जाती है, नैतिक निर्णय लेने में व्यक्तिगत जवाबदेही, निष्पक्ष पारदर्शिता का निर्णय लेता है। अनुकूलता हो जाती है, नैतिक निर्णय व्यक्ति को स्थितियों परिस्थितियों के माध्यम से निर्णय लेने में बाध्य करते हैं। जैसे 2021 में बादल फटने से उत्तराखंड में प्रकोप आया। परिणामों पर विचार किया जाता है नैतिक निर्णय के साथ में। हालांकि आप एक चीज़ समझिए, अगर नैतिक निर्णय अंतःकरण से होता है तो व्यक्ति अपने हितों को क्या करेगा, प्राथमिकता देगा। अब आप अपने हितों को अगर देख करके करेंगे तो क्या करेंगे, पहले अपना हित देखेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगेंगे, क्योंकि प्लाट खरीदना होगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरे नंबर में सगे संबंधी को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि रिश्तेदार नातेदारों को भी खुश करना है। जातिगत धार्मिक लगाव हो जाएगा, स्पष्टता का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, आदि परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से इसको आंसर को मूर्त रूप दे सकें। देखिए क्वेश्चन के अनुसार ही आपको आंसर लिखना है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेड बैच चल रहा है, पेड बैच में बहुत सारे अभी मैं बता दूंगा कैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर देखो जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी का है। कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में ई तकनीक किसानों को किस प्रकार मदद करती है, समझाइए। देखो यहाँ पर जो ई तकनीक ही है, ई तकनीक किसानों को बाजार जानकारी के अतिरिक्त उपज का उचित मूल्य, निगरानी तथा रोग के साथ साथ भूमि सर्वेक्षण एक जानकारी प्राप्त करती है, जिसमें किसानों की आजीविका वृद्धि के साथ साथ अन्य लाभ हो सकते हैं। देखो ये जो तकनीक है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या था, किसानों की मदद करना था, ताकि क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक समृद्धि होना चाहिए किसानों की ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो सशक्तिकरण है, ई तकनीक को किसानों से सीधा उपभोक्ता से जोड़कर ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध करा देना। दूसरे नंबर पर बाजार सूचना की जानकारी, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए बाजार मूल्य से किसानों को फसल की सही जानकारी मिल जाती है, सही मूल्य की जानकारी हो जाती है। ये तकनीक से माध्यम से किसान द्वारा, सरकार द्वारा एमएसपी के फसल को क्या करता है, बेचता है, जिससे आगत मूल्य में वृद्धि हो जाती है। आदि लाभों के अलावा अन्य लाभ जैसे उचित क्या रहेगा, सिंचाई प्रबंधन रहेगा, मौसम तंत्र की जानकारी रहेगी, स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन होगा, मृदा गुणवत्ता की जांच हो जाएगी। ऐसे आप लोग इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। उसके अलावा जो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियों को प्रयास करना है कि आपको डायग्राम फॉर्मेट में ही आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जैसे डिजिटल जानकारी का अभाव हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, साइबर अपराध हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया, इंटरनेट की समस्या आदि आ जाती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव आदि, सरकार ने प्रधानमंत्री योजना, ई नाम, राष्ट्रीय गवर्नेंस आदि जैसी योजनाएं भी क्या कर रही हैं, चलाया। इस प्रकार सरकार कह सकते हैं किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए। तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो आंसर है, आपको मेंस के आंसर दिए बगैर आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पेड स्टार्ट कर चुका हूँ, या 287872733321 पर क्या कर सकते हैं, आप मैसेज करिए, या मेरे पर्सनल टेलीग्राम लिंक पर भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।